देश के अलग अलग हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों की खबरों के बीच पंजाब के पटियाला से भी डरा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां पिटबुल नस्ल के एक कुत्ते ने एक व्यक्ति और उनकी पत्नी पर हमला कर दिया। दोनों को बुरी तरह नोच डाला, उनके शरीर पर कई जगह नुकीले दांत गड़ा दिए, लहूलुहान कर दिया, घायल कर दिया। पिटबुल के हमले को जिसने भी देखा वो सहम गया, डर गया, खौफ से भर गया, दहशत में आ गया। घटना तब हुई जब वो दोनों लोग एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ एक मकान देखने पहुंचे। मकान के ठीक सामने खड़े होकर दोनों बातचीत कर रहे थे। तभी प्रॉपर्टी डीलर ने मकान का गेट खोल दिया। गेट खोला तो अंदर से काले रंग का पिटबुल कुत्ता निकला और वो महिला पर टूट पड़ा, उन पर झपट पड़ा, हमला कर दिया। महिला कुत्ते से बचने के लिए भागने लगी, अपने पति के चारों तरफ दौड़ने लगी। उनका हाथ पकड़े नहीं, लेकिन पिटबुल ने पीछा नहीं छोड़ा, उनके पीछे दौड़ता रहा। उसी दौरान वो जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही पिटबुल उनके ऊपर चढ़ गया, हमला बोल दिया उसने, काटने लगा, नोचने लगा, जगह जगह दांत गड़ाने उसने शुरू कर दिए। उनके पैर पर काटा, हाथ पर काटा, चेहरे पर काटने की कोशिश की। महिला के पति पिटबुल को रोकने की कोशिश करते रहे, उसे पीछे हटाने की कोशिश करते रहे, एक हाथ से उसे मारते भी रहे ताकि वो किसी तरह उनकी पत्नी को छोड़ दे, वहां से भाग जाए। लेकिन पिटबुल पर मारने और पीटने का कोई भी असर नहीं हुआ। तभी उसने महिला के पैर को अपने जबड़े में पकड़ लिया। तो इस पर तो महिला चिल्ला उठी, वो रो पड़ी, बिलख पड़ी, बचाने की गुहार लगाती रही। उनके पति ने साथ आए प्रॉपर्टी डीलर से मदद मांगी, उससे बचाने की अपील की, कुत्ते को हटाने की गुहार लगाई, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर कुछ कर ही नहीं पाए। उल्टा वो डर के मारे मकान के अंदर भाग गए। उसी दौरान पिटबुल ने महिला के पति पर हमला कर दिया, उनकी कमर पर काटता दिखाई दिया, दोनों पैरों पर खड़े होकर पीठ पर काटता दिखाई दिया। पीठ के एक हिस्से को अपने जबड़े में पकड़कर पिटबुल उससे लटक गया। इस पर महिला ने उसे भगाने की कोशिश की। दूसरी तरफ उनके पति चिल्लाते रहे, चीखते रहे। तभी मकान से एक बुजुर्ग महिला हाथ में एक डंडा लेकर वहां पहुंची। उन्होंने पिटबुल पर डंडे चलाने शुरू किए, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। कुत्ते ने हमला करना नहीं छोड़ा, उसने एक बार फिर महिला पर हमला कर दिया। इस बार महिला ने एक हाथ को अपने जबड़े में दबा लिया, जबड़े में दबाकर हाथ को खींचने लगा। देखकर ऐसा लगा जैसे वो महिला के हाथ से मांस को उखाड़ लेगा, ऐसा डर लग रहा था। वो महिला हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पिटबुल ने हाथ नहीं छोड़ा। कभी वो महिला को काटता, कभी उनके पति पर टूट पड़ता। काफी देर तक वो महिला और उनके पति को नोचता रहा। हंगामा सुनकर आसपास रहने वाले कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन लोगों ने डंडों से फिर पिटबुल को मारना शुरू किया, लेकिन इसके बाद भी पिटबुल ने पति पत्नी को जाने नहीं दिया, काटना नहीं छोड़ा, उनके शरीर से लटका रहा। काफी देर बाद किसी तरह पिटबुल को अलग किया गया। बाद में वो मकान के अंदर भाग गया। कुत्ते के हमले में दोनों लोग बुरी तरह घायल हो गए। महिला के हाथ से खून निकलता दिखाई दिया, वो लहूलुहान दिखाई दी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस घटना के बाद आसपास रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए। इधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी के एक विधायक जिला अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे तो वहां कई डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले, कर्मचारी गायब मिले। इस पर विधायक भड़क गए। मरीजों की परेशानी देखकर उनका पारा चढ़ गया। वहां के अधिकारी को उन्होंने खूब फटकार लगा दी, साथ ही चेतावनी दी कि अगर समस्याएं दूर नहीं हुई तो सख्त कार्रवाई वो करेंगे। लखीमपुर सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं योगेश वर्मा। वो अचानक जिला अस्पताल का हाल जानने के लिए पहुंच गए और उनके पहुंचते ही वहां खलबली मच गई। विधायक उस वक्त गुस्से से तमतमा गए जब उन्होंने देखा कि देर रात कुछ डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं थे, कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं थे। इसकी वजह से मरीजों को परेशानी हो रही थी। हर आदमी परेशान है। बताइए क्या मतलब जिला अस्पताल का, क्या मतलब है? हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं हर जगह पर सुविधा उपलब्ध है। बताइए यहाँ पे सुविधा ही नहीं कोई, क्या मतलब? विधायक के मुताबिक अस्पताल के एक डॉक्टर मरीजों को देखने के बजाय खाली बैठे हुए थे। उन्होंने उस डॉक्टर पर कार्रवाई के आदेश दे दिए, सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। इस बीच दूसरे डॉक्टरों ने गलती मानते हुए माफ करने की गुहार लगाई, लेकिन योगेश वर्मा अड़ गए। नहीं, हमें हटाना नहीं, हमें अगर ये निलंबित नहीं हुए हटेंगे नहीं, बिल्कुल परमानेंट। इस तरीके के व्यक्तियों की हमें आवश्यकता नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे देखी जिस तरीके की व्यवस्था, मैं डॉक्टर में बहुत हताश हूँ। उन्होंने सबके सामने उस डॉक्टर को खूब डांटा, फटकार लगाई। क्या जिम्मेदार नहीं बदतमीजी थी जिसका हम कह रहे मरीज देख रहा था, एक भी पर्चा नहीं, उसके बाद में उठे पर्चा लेके आए कि मैं उसका पर्चा नहीं करा। देखो बना दो मैं।
वो इतने गुस्से में दिखे कि उन्होंने रात में ही मीडिया को बुलाने के लिए फोन उठा लिया ताकि अस्पताल का हाल सबके सामने आ सके। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं यहाँ पे, क्या बताइए, मैं भी बताऊं, मैं बुलाता हूँ, मीडिया बुलाता हूँ, अभी रात में आएंगे। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर मरीजों की परेशानी दूर नहीं हुई, अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधरी तो वो किसी को माफ नहीं करेंगे, अगली बार इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर गड्ढे होने की शिकायत के बाद आईआईटी खड़गपुर की एक टीम ने वहां जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर नमी की वजह से गड्ढे होने की शिकायतें मिलने के बाद आईआईटी खड़गपुर की एक टीम ने जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान टीम के लोगों ने सड़क पर पानी डालकर देखा कि पानी नालियों तक पहुंच रहा है या नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर पानी नालियों में जाने के बजाय सड़क पर ही जमा रह गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से गुजरने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एक टोल प्लाजा पर बवाल हो गया। वहां किसी बात को लेकर टोल प्लाजा के कर्मचारियों का कार सवार कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कार में बैठे लोगों ने उनके साथ मारपीट की और फिर वहां से भाग निकले। बिहार के मुंगेर में मौजूद सदर अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने हंगामा कर दिया और अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। उन लोगों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बाद में पुलिस ने किसी तरह उन्हें शांत कराया। इधर यूपी के झांसी में अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की जिस कार हादसे में मौत हुई थी, उसी हादसे का वीडियो मिलने का दावा किया गया। उसमें सफेद रंग की कार डिवाइडर से टकराती नजर आई। डिवाइडर से टकराकर हवा में करीब 10 फीट तक उछलती दिखाई दी और फिर जमीन पर गिरने के बाद कार के परखचे उड़ते दिखाई दिए। दावा किया गया कि अबान उसी कार में थे और उसी में उनकी मौत हो गई थी। हादसा 6 अगस्त को झांसी से करीब 70 किलोमीटर पहले हुआ था। उस दिन अबान अपने 4 दोस्तों के साथ प्रयागराज से झांसी जा रहे थे, झांसी जेल में बंद अपने भाई अली अहमद से मिलने के लिए। अबान ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे। उनकी कार तेजी से कानपुर और झांसी को जोड़ने वाले हाईवे पर दौड़ रही थी। कार की स्पीड काफी तेज थी। कार जैसे ही हवा से बातें कर रही थी, उस वक्त तक सब कुछ ठीक था। तभी कार ने हाईवे पर सामान ढोने वाली एक गाड़ी को ओवरटेक किया। कार तेजी से उस गाड़ी के आगे निकल गई, लेकिन गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद कार किनारे की तरफ जाती दिखाई दी और आगे जाकर डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से भिड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार हुई थी कि वो हवा में उछल गई, करीब 10 फीट तक हवा में उछली। हादसे में कार के परखचे उड़ गए थे। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट गया। सड़क पर कार के हिस्से बिखर गए। हादसे में 21 साल के अबान और उनके सोनू नाम के दोस्त की मौत हो गई थी, जबकि कार में बैठे बाकी 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। हालांकि झांसी पुलिस ने हादसे के इस वीडियो की पुष्टि नहीं की कि ये उसी हादसे का वीडियो है, लेकिन बताया जा रहा है ये उसी हादसे का वीडियो सामने आया। उधर हरियाणा के सोनीपत से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को झकझोर दिया। वहां एक वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग की मौत के बाद वीडियो कॉल पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने वाली बेटियां उनके अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में भी नहीं पहुंची। पहले अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ था, अब अस्थि विसर्जन में भी नहीं पहुंची। शिवचरण गुप्ता नाम के वो बुजुर्ग कई साल से सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे। 4 अगस्त को वहीं उनका निधन हो गया था। वृद्धाश्रम के लोगों ने अंतिम संस्कार की तैयारी की, उनके घर वालों को खबर दी, लेकिन उनके घर से कोई पहुंचा ही नहीं। मुंबई में रहने वाली उनकी 3 बेटियां भी नहीं पहुंची। उन्होंने वीडियो कॉल पर ही पिता का अंतिम संस्कार देखा था। हालांकि बुजुर्ग पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाने के पीछे बेटियों की क्या मजबूरी थी या ये वो क्यों नहीं पहुंची, 3 बेटियों में एक भी क्यों वहां नहीं पहुंच पाई, इस पर इसके कुछ पता नहीं चल पाया। उनका पक्ष भी नहीं पता चल पाया। इस पर अंतिम संस्कार के बाद हरिद्वार में अस्थि विसर्जन की बारी आई। वृद्धाश्रम के लोगों ने फिर से बेटियों को बुलावा भेजा और फोन किया, मैसेज किया, लेकिन वो इस बार भी नहीं पहुंची। वृद्धाश्रम चलाने वाले लोगों से फोन पर ही ये कह दिया कि वो लोग ही अस्थि विसर्जन कर दे। हरिद्वार में जाके गंगा जी में विसर्जित कर दीजिएगा। ठीक है। और अगर कभी भी मेरा उस तरफ कभी भी आना होगा तो हम आपसे जरूर मिलके जाएंगे। कभी भी आना होगा। बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल। आप हमारी छोटी बहन जी हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब चाहो जब आओ। शिवचरण गुप्ता की बड़ी बेटी ने वृद्धाश्रम चलाने वाले लोगों से बात की। उन्हें यह सलाह दी कि अस्थि विसर्जन के बाद वो अपने वृद्धाश्रम का शुद्धिकरण करा दें, कुछ ब्राह्मणों को भोजन जरूर करा दें। ना आप खाली विसर्जित कर दीजिएगा और तो बस कुछ नहीं है। और आप पंडित जी जिमा दीजिएगा, हो सके तो थोड़ा सा खीर पूरी बना के। हम लोग तो हाँ, नहीं ऐसा ही करते हैं बहन जी, हम भी ऐसा ही करते हैं।
13वीं में हम लोग ने, मैंने मम्मी का करके आई थी, पंडित जी बुलाए थे, पूजा और हवन हो सके तो छोटा सा पूजा हवन करा लीजिएगा तो आपका आश्रम भी मतलब वो शुद्ध हो जाएगा। 4 अगस्त को शिवचरण गुप्ता का निधन हुआ था। उसी दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार के दौरान भी वृद्धाश्रम की तरफ से बेटियों को वीडियो कॉल की गई थी। उनकी एक बेटी ने वीडियो कॉल पर ही पिता का अंतिम संस्कार देखा था। उन्होंने यही बताया कि हम नहीं आएंगे जी, और हम यहीं इनके ना अपने पिताजी की 13वीं यहीं करेंगे, बॉम्बे में मिलके सारी बहनें, हम सोनीपत नहीं आएंगे। अस्थि विसर्जन के लिए शिवचरण गुप्ता की बेटियां तो नहीं पहुंची, लेकिन उनके बड़े भाई महेंद्र गुप्ता हरिद्वार पहुंच गए। वो अहमदाबाद से अपने बेटे के साथ पहुंचे। महेंद्र गुप्ता ने वृद्धाश्रम के लोगों के साथ मिलकर अपने भाई की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया। जानकारी दी कि बीते 10 साल से उन्हें छोटे भाई शिवचरण गुप्ता के बारे में कोई खबर ही नहीं थी। पहले कॉन्टैक्ट हुआ था हमारा कि भाई वो नेपाल में है, कपड़ा का काम है उनका वहाँ, और जो भूकंप आया उसमें उनकी डेथ हो गई। ये रिपोर्ट थी खाली हमको, बाकी उसके बाद कोई कॉन्टैक्ट रहा ही नहीं हमारा। अस्थि विसर्जन के दौरान शिवचरण गुप्ता की बड़ी बेटी ने फोन पर ही बताया कि वो अपने पिता को अपने साथ मुंबई में ही रखना चाहती थी, लेकिन वो उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि तीनों बहनें मिलकर मुंबई में ही अपने पिता की 13वीं करेंगी। इधर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दर्शन करने और घूमने पहुंची एक महिला और उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली। उनका शव लक्सा इलाके में मौजूद एक होम स्टे में मिला। पुलिस पहुंच गई, फोरेंसिक टीम बुला ली गई, जांच शुरू हुई, कमरे की तलाशी ली गई। पुलिस ने जानकारी दी कमरे में सल्फास के खाली पैकेट मिले। महिला और उनके बेटे के मुंह से झाग निकलता मिला। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि दोनों की खुदकुशी से 1 रोज पहले महिला के पति की मौत हो गई थी। वो भी इनके साथ वाराणसी आए थे। 7 अगस्त को पूरा परिवार काशी पहुंचा था। 3 दिन तक वो वहां घूमते रहे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, गंगा स्नान किया, मंदिरों में पूजा पाठ किया। लेकिन 9 अगस्त की रात में महिला के पति की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें BHU के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने जानकारी दी कि 10 अगस्त को महिला और उनके बेटे ने शव को अस्पताल से निकाला और हरिश्चंद्र घाट ले गए। वहां अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद वो उस होम स्टे में लौट गए जहां ठहरे हुए थे। कमरा अंदर से बंद कर लिया। होम स्टे का रखरखाव करने वाले स्टाफ ने सुबह दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, लेकिन जवाब नहीं मिला। पुलिस को सूचना दी, पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़ा तो मां बेटे के शव पड़े हुए थे। फॉरेंसिक ने जब एविडेंस कलेक्ट किए गए तो पता चला कि सल्फास के कुछ सैचेट वहाँ से हमें प्राप्त मिले हैं और इनके मुंह से झाग और वोमिटिंग की गंध पूरे रूम में हमें प्राप्त हुई है। पुलिस ने जानकारी दी कि विशाल मुखर्जी, जया मुखर्जी और उनके बेटे ईशान मुखर्जी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे। काशी में दर्शन के लिए आए थे। विशाल मुखर्जी काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने सावन महीने में बाबा विश्वनाथ के दर्शन की इच्छा जताई थी। बेटा और पत्नी उन्हें लेकर वाराणसी पहुंच गए थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई थी। इसके बाद जया मुखर्जी और ईशान मुखर्जी ने भी खुदकुशी कर ली। पुलिस काशी में मौत होने पर मोक्ष मिलने वाले एंगल से भी जांच में जुट गई। हालांकि उनके कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। इधर राम मंदिर दान चोरी मामले पर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में फिर विरोध जताया। राम मंदिर में हुई दान चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद भवन के परिसर में फिर प्रदर्शन किया। उन लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर जवाब देने की मांग की। जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था, अब प्रदेश का विषय बन गया है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के लगातार जारी प्रदर्शन के बीच बीजेपी के सांसदों ने छात्रों के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के सांसदों ने रांची में विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने संसद परिसर में हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी भी की। राहुल गांधी ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। उन्होंने साफ किया कि विपक्ष संसद में उनका लेक्चर नहीं सुनना चाहता। उन्होंने गृह मंत्री पर सदन में नहीं आने का भी आरोप लगाया। Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. संसद में जारी हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री के मुताबिक वो चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे और विपक्ष के सारे सवालों का जवाब भी देंगे। कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा,
सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। उधर दिल्ली से पुणे जा रही स्पाइस जेट की एक फ्लाइट में उड़ान भरने से पहले ही हंगामा खड़ा हो गया। यात्रियों ने फ्लाइट में बैठने से इनकार कर दिया, सफर करने से इनकार कर दिया। लोग फ्लाइट से उतरने की जिद पर अड़ गए, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही लोग उस फ्लाइट में चढ़े, अचानक उसका एसी खराब हो गया। अंदर गर्मी बढ़ गई, गर्मी भी इतनी कि लोगों के लिए सहन करना मुश्किल हो गया। लोग पसीने से तरबतर हो गए, कुछ लोगों का तो सांस लेना तक मुश्किल हो गया, उन्होंने बोला। और इसके बाद फ्लाइट में बवाल मच गया। लोग अपनी अपनी सीट से खड़े हो गए, दरवाजे पर इकट्ठा हो गए, जबरदस्ती दरवाजा खोलने लग गए। फ्लाइट का चालक दल लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इतने गुस्से में दिखे कि कोई बात सुनना नहीं चाहते थे। वो बस फ्लाइट से उतरने की जिद पर अड़े रहे। खचाखच भरी हुई थी फ्लाइट, एसी बंद था। लोग बुरी तरह परेशान हो गए, बेचैन हो गए, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, आरोप लगाने लगे कि, और उन्हें चुप कराने के लिए फ्लाइट के पायलट ने उन्हें धमकी तक दी। आरोप लगाया उन्होंने, पुलिस को बुलाने की धमकी दे दी। इसके बाद तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। लोग तब तक हंगामा करते रहे जब तक उन्हें फ्लाइट से उतारा नहीं गया, और उतरने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो रनवे पर इकट्ठा हो गए और स्पाइस जेट एयरलाइन के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए उन्होंने। लोगों ने आरोप लगाया स्पाइस जेट ने उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया, जान उनकी खतरे में डाल दी। उन्होंने एयरलाइन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। हालांकि स्पाइस जेट ने इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया। इधर मुंबई में एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मुंबई के विलेपाले इलाके में एक रिहायशी इमारत में आग लगने से एक महिला और 2.5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। इमारत की 11वीं मंजिल में आग लगी थी और वहां 15 से ज्यादा लोग फंस गए थे। आनन फानन में उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू किया गया, लेकिन महिला और बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। उत्तर प्रदेश के बागपत में सड़क पर दौड़ती कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। थोड़ी देर में पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। ड्राइवर ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अनाथ और विधवा सेस लगा दिया। इसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। राज्य सरकार के मुताबिक सेस से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं में किया जाएगा। आज भी हमारा जो पेट्रोल और डीजल का रेट है 60 से 70 पैसे, वो उत्तराखंड से कम है, पंजाब से कम है, हरियाणा से कम है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विदेशों से मिलने वाले चंदे पर नियंत्रण रखने वाला FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बिल पास नहीं हो सका। केंद्र सरकार ने इसे JPC यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। उधर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में अचानक एक मकान ढह गया तो 2 महिलाओं की मौत हो गई। मकान ऊंचे पहाड़ पर बना था। हादसे के वक्त दोनों महिलाएं मकान के अंदर ही थीं, 2 बच्चियां भी थी उनके साथ। तभी अचानक मकान भर-भरा कर गिर गया, ढह गया। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई, बच्चों के रोने की आवाजें आने लग गई। आसपास के लोग उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े और हादसे को जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पलक झपकते ही मकान धराशायी हो गया, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कुछ ही सेकंड में जमींदोज हो गया। हादसे के दौरान जोरदार आवाज आई, धूल का गुबार उठा, 2 मंजिला मकान मलबे में तब्दील हो गया। मकान के गिरते ही तेज आवाज आने लगी, घायलों की आवाज आने लगी, मदद की गुहार वो लगाने लगे, जान बचाने की गुहार लगाने लगे। आसपास मौजूद लोग भी तुरंत दौड़ पड़े, भागकर उन्हें देखने पहुंचे और वहां भीड़ लग गई। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई, प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए। लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ये सिरमौर के दिदग इलाके में हुई। इस घटना से पूरे इलाके में मातम पसर गया। अधिकारियों ने भरोसा दिया कि वो पीड़ित परिवार की मदद करेंगे। प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता पीड़ित परिवार की जा रही है। इनको जो राहत नियमावली के अंतर्गत राहत होगी वो दी जाएगी।
अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों महिलाओं ने दम तोड़ दिया, उनकी जान बच नहीं पाई। हालांकि उनके साथ मौजूद 2 बच्चियों की जान बच गई। इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कार एक बरसाती नाले में फंस गई। उसमें सवार कई लोग भी फंस गए, जिसके बाद एक ट्रैक्टर वाले ने उनकी मदद की, उन्हें उफनते नाले से बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक अजहर नाम के बाइक सवार की एक गाड़ी से टक्कर हो गई थी। इसके बाद अजहर के परिवार वाले वहां पहुंचे। वो अजहर को अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक बरसाती नाला पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो नाले के बीचों बीच पहुंचे, नाला उफान पर आ गया। पानी का बहाव तेज हो गया, उनकी गाड़ी बहने लग गई। खतरे को देखते हुए गाड़ी में सवार सभी लोग कूद गए और अपनी गाड़ी को बचाने में लग गए। कई लोग एक साथ उस गाड़ी को धक्का मारते नजर आए, खींचते नजर आए, लेकिन वो गाड़ी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। वो नाले के बीचों बीच ही फंसी रही। नाले में कमर तक पानी भरा हुआ था। 8 से 10 लोग मिलकर पूरी ताकत से उस गाड़ी को खींच रहे थे, लेकिन पानी की तेज रफ्तार के आगे उनकी हर कोशिश फेल हो गई। जानकारी के मुताबिक उसी वक्त एक ट्रैक्टर वहां से गुजर रहा था। उस ट्रैक्टर वाले ने एक रस्सी से उस गाड़ी को बांधा और फिर खींचकर उसे नाले से बाहर निकाल लिया। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में बारिश के बीच एक नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और कुछ महिलाएं उसमें फंस गई। नदी के बीच में एक टापू में फंस गई तो चीख पुकार मच गई। नदी के आसपास भीड़ लग गई। पुलिस वहां पहुंच गई, एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई। बचाव अभियान शुरू हो गया। बचाव टीम के कुछ लोग नाव लेकर नदी में उतर गए। कुछ लोगों ने नदी में छलांग लगा दी। उन्होंने तैरकर उन महिलाओं के पास पहुंचने की कोशिश की। जिस वक्त बचाव अभियान चल रहा था उस वक्त भी पानी का बहाव काफी तेज था, नदी उफान पर थी। उनके पास पहुंचना मुश्किल हो गया। उनके पास पहुंचने में काफी वक्त लग गया उनको, लेकिन आखिरकार वो लोग उस टापू तक पहुंच गए। उस टापू पर कुछ महिलाएं और एक बच्चा फंसा हुआ था। उन्हें नाव में बैठाया और किनारे तक रेस्क्यू टीम ले आई। यहाँ पे पिछले 4-5 घंटे से मुशक्कत करके अभी बाय बोट इन लोग बच्चों को यहाँ पे सुरक्षित निकाला है, लेडीज़ को निकाला है और इनकी फैमिली के साथ रीयूनाइट करा है। महिलाएं सुबह के वक्त नदी के पास गई थीं। अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। नदी के बीच वो फंस गई। पुलिस के कई बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए, एसएसपी पहुंच गए, एसएचओ पहुंच गए, एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई। बचाव अभियान पूरा हुआ तो पुलिस ने लोगों से अपील की कि खराब मौसम और बारिश के दौरान लोग नदी में न जाएं। इधर राजस्थान के टोंक में भारी बारिश से हाहाकार मच गया। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में कुछ मोटरसाइकिलें बह गईं। लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलों को बचाने के लिए काफी मेहनत की। अपनी जान की परवाह किए बिना उफनते सैलाब में वो उतर गए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। राजस्थान के बारां में भारी बारिश की वजह से एक मकान की छत गिर गई। हादसे में छत के मलबे के नीचे वहां खड़ा एक ट्रैक्टर और कीमती सामान दब गया। बाद में खुदाई करने वाली मशीन की मदद से मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 16 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में ओले गिरने और पहाड़ी राज्यों में जमीन खिसकने की भी आशंका जताई। उधर राजस्थान के सीकर में आरोप लगे कि पीजीडीसीए यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस की परीक्षा में सामूहिक नकल करवाई गई। मामला सामने आने के बाद परीक्षा ही रद्द कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पिछले 5 दिन में नकल करवाने का यह दूसरा मामला सामने आया। इससे पहले भी पीजीडीसीए की परीक्षा में नकल करवाई गई थी। तब छात्र आंसर शीट के साथ बैठे नजर आए थे। इसके बाद एक बार फिर परीक्षा में सामूहिक नकल करवाने का दावा किया गया। विजिलेंस टीम पीजीडीसीए परीक्षा के एक केंद्र पर जांच करने पहुंची। क्लासरूम में गई। कई छात्र बैठे थे। सभी अलग अलग ग्रुप में बैठे हुए थे। किसी डेस्क पर 2 थे, किसी डेस्क पर 3, किसी पर 4। उन्हें देखकर ऐसा लगा ही नहीं जैसे वहां कोई परीक्षा चल रही हो, जैसे वहां कोई रोज की क्लास चल रही हो, ऐसा लग रहा था। विजिलेंस टीम ने दावा किया उन सभी छात्रों की डेस्क पर आंसर शीट रखी हुई थी। छात्र आंसर शीट देखकर ही जवाब लिख रहे थे। आंसर की रखी हुई थी। क्लासरूम में एक टीचर भी मौजूद थे और यह सब कुछ उनकी आंखों के सामने ही हो रहा था। चुपचाप वहां खड़े होकर सब देख रहे थे। उनसे जब इसके बारे में सवाल किए गए तो जवाब मिला कि उन्हें नकल करवाने के लिए ऊपर से आदेश मिला है। नाम आपका सर? आप वीक्षक हो यहाँ, सामूहिक नकल करवा रहे हो आप? हैं? आदेश था नीचे से आदेश था।
किस कमरे में चल रही है? विजिलेंस टीम उस परीक्षा केंद्र के दूसरे क्लासरूम में भी गई और दावा किया वहां भी सामूहिक नकल चल रही थी, वो भी टीचरों के सामने खुलेआम। मामले के सामने आने के बाद यह परीक्षा रद्द कर दी गई, साथ ही परीक्षा केंद्र के खिलाफ कार्रवाई करने की भी तैयारी तेज कर दी गई। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नर्सिंग के 3 छात्र एक इमारत पर चढ़कर हंगामा करने पहुंच गए। उन्होंने नाराजगी जताई, तुरंत रिजल्ट जारी करने की मांग की। 8 अगस्त से भोपाल में नर्सिंग काउंसिल भवन के सामने नर्सिंग के छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। सैकड़ों छात्र वहां इकट्ठा थे, लेकिन दोपहर के वक्त 3 छात्र सामने बन रही एक इमारत की सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए और खुदकुशी करने की चेतावनी दी कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वहीं से कूदकर अपनी जान दे देंगे। तीनों के बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस वाले पहुंच गए, उन्हें समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की। जल्द से जल्द समाधान ऊपर तीनों छात्र, नीचे पुलिस वाले। काफी देर तक छात्रों को मनाने का सिलसिला चलता रहा। पुलिस वाले उनसे नीचे उतरने की गुहार लगाते रहे। बेटा ऐसा नहीं करना है तो थोड़ा काम धंधा देखेंगे, जीवन बड़ा अनमोल है, जीवन का कोई मोल नहीं है बेटा, जीवन बड़ा अनमोल है, अपनी जान ऐसे नहीं गंवानी है। पुलिस वालों के समझाने बुझाने के बाद तीनों छात्र बिल्डिंग से नीचे उतरे, लेकिन बेहद गुस्से में दिखाई दिए। क्या करें, हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ सकते, पैसे थोड़ी गए ऊपर हैं, हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, हम हक लेके रहेंगे। नहीं आया कोई नहीं आया और हम हक के लिए ऊपर गए तो एक छात्र ने दावा किया उसका एडमिशन 2022-23 के सेशन में हुआ था। फर्स्ट ईयर की परीक्षा भी हो गई, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया, पढ़ाई रुक गई। 23 का सेशन है, हमारे फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो गए हैं बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया। हमने काफी बार कॉलेजों में भी बोला है, कॉलेज वाले बोल देते हैं कि हमारा इसमें किसी भी तरह का कोई वो नहीं है, ये आपकी नर्सिंग काउंसलिंग करेगी भोपाल से। छात्रों ने आरोप लगाया कि बीएससी नर्सिंग और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के रिजल्ट लंबे समय से घोषित ही नहीं किए गए, परीक्षाएं समय पर नहीं कराई गई, उनका पूरा साल बर्बाद हो गया। ना तो कॉलेज में उनकी सुनवाई हुई, ना ही नर्सिंग काउंसिल के दफ्तर में उनकी बात सुनी गई। हम इतने सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, हमारी फैमिली परेशान हो रही है और अब हमारे पास बचा ही क्या है। घर वालों ने कर्जा ले लेके तो हमें पढ़ाया है, इसलिए अब हमारे पास बचा ही क्या है, मरने के और क्या बचा है। छात्रों ने नर्सिंग कोर्स में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और इसकी जांच किए जाने की मांग की। 8 अगस्त से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो। कुछ छात्रों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। उधर दिल्ली दंगा मामले में हाई कोर्ट ने 2 दोषियों की याचिकाओं पर पुलिस से जवाब मांग लिया। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने 2 दोषियों की अपील पर पुलिस से जवाब मांगा। इस मामले में 31 जुलाई को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उनमें नाजिम और कासिम नाम के 2 लोगों ने फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कर्नाटक के कलबुर्गी में आरोप लगा कि पारिवारिक झगड़े की वजह से एक व्यक्ति ने कमर में विस्फोटक बांधकर खुद को उड़ा लिया। धमाके में उनकी 15 साल की बेटी की भी मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में लोकसभा सीटों के परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने केंद्र सरकार से लोकसभा चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण मौजूदा 543 सीटों के आधार पर ही दिए जाने की मांग की। विपक्षी दल डीएमके ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इधर महाराष्ट्र के बारामती में एक महिला पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने पति को जिंदा दफनाने की साजिश रची, जिंदा दफनाने की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों के बीच लंबे वक्त से झगड़ा चल रहा था, पुलिस कह रही है। पुलिस ने अपने पति को पुलिस ने बताया कि महिला ने अपने पति को एक ऐसी दवा पिला दी जिससे वो बेहोश हो गए, फिर उनको बैट से पीटा, बाद में अपनी घर की बालकनी में उन्हें ईंटों के नीचे दफनाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस कह रही है उसको इसकी जानकारी मिल गई और हालांकि इस मामले में महिला को तो पुलिस ने पकड़ लिया, तो महिला का क्या कहना है वो तो नहीं पता चला। लेकिन पुलिस ये बता रही है
कि इस खौफनाक साजिश को नाकाम करने का दावा कर रही है। पुलिस कह रही है घरेलू झगड़े से तंग आकर महिला ने यह कदम उठाया। उन्होंने पहले ही साजिश रच ली थी, पूरी प्लानिंग कर ली थी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने फ्लैट की बालकनी में ईंटों का एक घेरा बनवाया था कि बैठने के काम आएगा, लेकिन उनकी मंशा कुछ और थी। वो अपने पति को उसमें जिंदा दफनाने वाली थी, पुलिस का कहना है। घरामध्ये बॅटनं मारहाण केलेली आहे आणि त्यानंतर गॅलरीमध्ये एक डक्ट बनवून त्या डक्टमध्ये संबंधित विक्टिम यांना ठेवून वरून कडाप्याच्या सहाय्याने त्यांना त्या ठिकाणी। पुलिस ने दावा किया उसे खुफिया जानकारी मिली थी। महिला की साजिश के बारे में उसे वक्त रहते पता चल गया, इस वजह से उस व्यक्ति की जान बच गई। बाद में महिला को कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया। उधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में सड़क निर्माण की मांग को लेकर एक स्कूल के बच्चों ने डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में सड़क बनवाने की मांग को लेकर स्कूल के कई बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया। उन बच्चों के साथ गांव के कुछ लोग भी जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंचे और वहां नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। बच्चों ने बताया कि सड़क नहीं होने से उन्हें स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर के रियासी में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमा हुए गंदे पानी में नहाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बारिश के बाद सड़क की खराब हालत का विरोध करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। उधर पीओके में जेएएसी यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया कि 13 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, पीओके के अलग अलग इलाकों में मार्च करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, रैली की जाएगी और पाकिस्तान की सेना ने पीओके में जो जुल्म किए हैं उनके खिलाफ एक सुर में आवाज उठाई जाएगी। यानी पीओके में बीते 2 महीने से जो विद्रोह की आग जल रही है और भयंकर हो सकती है, बेकाबू हो सकती है, क्योंकि वहां प्रदर्शनकारियों की अगुवाई करने वाले संगठन जेएएसी ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार को चेतावनी दे दी कि वो उसकी सभी मांगें जल्द से जल्द मान ले, वरना 13 अगस्त के दिन पीओके की सड़कें प्रदर्शनकारियों से पट जाएंगी, भर जाएंगी। हर इलाके में प्रदर्शन होगा, चौक चौराहे पर प्रदर्शन होगा, गलियों में प्रदर्शन होगा, बाजारों में प्रदर्शन होगा। मतलब पूरा पीओके पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के अत्याचार के खिलाफ एक साथ खड़ा हो जाएगा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने दूसरे देशों में रह रहे पीओके के लोगों से भी अपील की कि वो अपने लोगों की आवाज उठाएं, जहां भी रह रहे हैं वहां पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन करें। जेएएसी के एक नेता ने बताया कि 13 अगस्त को ही उनका संगठन एक बड़ी घोषणा करेगा। 13 तारीख को ही एक्शन कमेटी जो है वो अपना अगला लाए अमल देगी, अपना अगली जो अनाउंसमेंट है वो स्ट्रॉन्ग जो अनाउंसमेंट है जिसका सबको वेट है वो इंशाल्लाह 13 तारीख को होगी एक्शन कमेटी की तरफ से। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उसमें जम्मू कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक योजना पेश की गई थी। इसीलिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 13 अगस्त के दिन को पीओके के लिए बेहद अहम बताया और पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। इस सबके बीच जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान ने पाकिस्तान की आर्मी पर गंभीर आरोप लगाए कि पाकिस्तान के सैनिक पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी का कत्ल भी कर सकते हैं, बेगुनाह लोगों का कत्ल कर सकते हैं, निहत्थे लोगों का कत्ल कर सकते हैं। उनका कोई ईमान धर्म नहीं है, वो कोई नियम कानून नहीं मानते। ये सरदार अमान खान का कहना है। उनका दावा है पाकिस्तानी सेना के जवान पीओके ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी जुल्म ढाते आए हैं, दहशत मचाते आए हैं। जो सिपाही पूरे मुल्क में, बलोचिस्तान में, केपीके में, यहाँ कश्मीर में, जहाँ जहाँ निहत्थे आवाम पर बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं, तुम्हारी हालत, तुम सिपाहियों की हालत जो है वो एक से भी नीचे गिर गई है। तुम्हारी हालत इतनी गिर गई है कि तुम पैसे के लिए किसी भी निहत्थे आदमी पर गोली चला सकते हो, पैसे के लिए किसी भी निहत्थे आदमी को कत्ल कर सकते हो। सरदार अमान खान ने आरोप लगाया पाकिस्तान की फौज ने पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर एक बार फिर फायरिंग की, निशाना साध कर गोलियां चलाईं और कई लोगों को अपना शिकार बनाया। हालांकि यह पहला मौका नहीं जब पाकिस्तानी सेना पर इस तरह के आरोप लगे हों। बीते 2 महीने में पीओके से ऐसी कई खबरें आ चुकी हैं जिनमें यह दावा किया गया कि पाकिस्तान के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, विरोध प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की। सरदार अमान खान ने तो यह भी दावा किया कि पाकिस्तानी सेना के एक ब्रिगेडियर ने
ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कुछ नेताओं को खरीदने की कोशिश की, लालच दिया था, प्रदर्शन छोड़ने की अपील की थी। ब्रिगेडियर फाइक ने मुझे अप्रोच किया, अपने दलालों के जरिए अप्रोच किया। उसने कहा 9 तारीख की कॉल की हमायत ना करो, हम आपके कागजात नामजदगी जमा करेंगे, कबूल करेंगे, आपको इंतखाबात में आने देंगे। हमने उसे रिजेक्ट किया। सरदार अमान खान ने पाकिस्तान के उस ब्रिगेडियर को निशाने पर ले लिया और रैली के दौरान ऐसा जवाब दिया कि मंच के नीचे खड़े लोग तालियां पीटने लग गए। कि जो के ब्रिगेडियर फाइक के दरवाजे से होके आते हो, अमान उसके साथी उन्हें जूते की पीओके के इस नेता ने साफ किया कि वो किसी के आगे झुकने वाले नहीं। उनका प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलोच नेता मीर यार बलोच ने दावा किया कि पाकिस्तान की वायुसेना ने सोराब इलाके में एयर स्ट्राइक की, 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली अपने ही मुल्क में। उसके लड़ाकू विमानों ने वहां एक के बाद एक कई बम बरसाए, सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया, भारी नुकसान हुआ। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने इस पर कुछ नहीं कहा, उनकी तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई। बलूचिस्तान में हमले की कोई पुष्टि नहीं की गई। बलूचिस्तान में ऐसे कई संगठन हैं जो लंबे वक्त से ये मांग करते आए हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए, उसे अलग देश बनाया जाए। मीर यार बलोच भी इसी मुहिम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने दावा किया पाकिस्तान की सेना ने तबाही मचा दी, सोराब इलाके में उसने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में कई लोग मारे गए, बड़ी संख्या में महिलाओं की मौत हुई, बच्चों की मौत हुई, कई इमारतें खंडहर बन गईं, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हमले के बाद एक इलाके की खौफनाक तस्वीरों ने सबको दहला दिया। वहां चारों तरफ शव ही शव दिखाई दिए, भयंकर नुकसान हुआ। मीर यार बलोच के मुताबिक पाकिस्तान की वायुसेना ने रात के अंधेरे में यह एयर स्ट्राइक की और जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जाए। उसने लोगों के मकानों के ऊपर घातक बम बरसाए, निशाना साधकर इमारतों के ऊपर बम बरसाए। इस वजह से चारों तरफ कोहराम मच गया। सोराब बलूचिस्तान के मध्य हिस्से में मौजूद है। बलूचिस्तान के कलात और खरान जैसे इलाकों से घिरा हुआ है। पिछले साल विद्रोही गुट BLA ने सोराब पर कुछ समय के लिए अपना कंट्रोल करने का दावा भी किया था। उधर पाकिस्तान के एक पत्रकार ने दावा किया कि जेल में बंद इमरान खान की मौत हो चुकी है, वो इस दुनिया में ही नहीं है और पाकिस्तान की सरकार उनकी मौत की खबर को जानबूझकर छिपा रही है। यह आरोप लगाया वजाहत सईद खान नाम के एक पत्रकार ने। हालांकि आरोप और ये दावे सिर्फ उस पत्रकार के हैं। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने इस पर चुप्पी साधी हुई है, कुछ भी नहीं कहा, कोई बयान नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जबकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के मौत का दावा किया गया तो उनके समर्थकों में हड़कंप मच गया। उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तो सन्न रह गए, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार से सवाल जवाब शुरू कर दिए कि लंबे वक्त से जेल में बंद इमरान खान को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने सही हैं। क्योंकि पाकिस्तान के पत्रकार वजाहत सईद खान ने जो दावा किया उसने हर किसी को दंग कर दिया, चौंका दिया। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के मुख्यालय में तैनात 3 अधिकारियों का हवाला दिया कि उन्होंने आशंका जताई कि इमरान खान की मौत हो चुकी है। 3 आर्मी के अफसरों ने आशंका जताई कि वो जिंदा नहीं है। उन्होंने रावलपिंडी की अडियाला जेल में अंतिम सांस ली, ऐसा उस पत्रकार ने कहा। is no longer with us, and that is the reason why the Pakistan Army and the Army Chief are keeping him from the rest of the country. वजाहत सईद खान के मुताबिक पाकिस्तान की सेना और सरकार इमरान खान की मौत के मामले को छिपा रहे हैं, इसीलिए किसी को भी उनसे जेल में मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। पत्रकार के इन दावों के बाद इमरान खान की पार्टी PTI के लोग भड़क गए। एक सांसद हैं शेख वकास अकरम, उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से मांग कर दी कि वो इस मुद्दे पर तुरंत जवाब दे। इमरान खान की मेडिकल जांच कराई जाए और रिपोर्ट को सबके सामने रखा जाए ताकि मौत का दावा सच्चा है या झूठा ये साफ हो सके। इस बीच पाकिस्तान के रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय के पास फायरिंग हुई तो हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय के पास हुई अंधाधुंध फायरिंग से दहशत मच गई। वहां गश्त लगा रही सेना की एक टीम पर हमलावर ने फायरिंग कर दी। इसमें एक जवान घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। हमले के बाद रावलपिंडी पुलिस ने इसे सोची समझी साजिश बताया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास से पहले उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर जापान ने ऐतराज जताया और इसे जापान की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया।
उधर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि कर दी कि पिछले महीने तुर्की से लौटते वक्त अचानक उन्हें अपना विमान छोड़ना पड़ा था। सीक्रेट प्लेन में उड़ान भरनी पड़ी थी, लोगों की नजरों से बचते हुए निकलना पड़ा था, वह छिपते हुए निकलना पड़ा था। एक रोज पहले अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट दी थी कि ईरान के हमले के डर से तुर्की में ट्रंप को अपना विमान बदलना पड़ गया था और वो केटरिंग ट्रक में छिपना पड़ा था। केटरिंग ट्रक का इस्तेमाल विमान में सामान चढ़ाने के लिए किया जाता है, जो खाने पीने की चीजें चढ़ाने के लिए जो गाड़ी जाती है विमान में, बर्तन चढ़ाने के लिए, वो सब चढ़ाने के लिए, उसमें छिपकर वो गए थे। और ये रिपोर्ट बताती है अमेरिका के राष्ट्रपति को एक केटरिंग ट्रक में ही बैठाकर सीक्रेट प्लेन तक ले जाया गया था। पिछले महीने की 7 तारीख को तुर्की के दौरे पर पहुंचे थे। वहां अंकारा में नेटो देशों की बैठक हुई थी, ट्रंप भी शामिल हुए थे। वो वहां उस विमान से पहुंचे थे जो उन्हें कतर ने गिफ्ट किया था, तोहफे में दिया था। नेटो की बैठक के बाद जब ट्रंप तुर्की से लेकिन रवाना हुए तब भी सुर्खियां बनी थी, तरह तरह की अटकलें लगाई गई थी, क्योंकि लौटते वक्त अचानक ट्रंप का विमान बदल दिया गया था। हालांकि ट्रंप ने बताया कि विमान बदलने का फैसला उनकी सुरक्षा को देखकर लिया गया था, क्योंकि उस समय अमेरिका और ईरान के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर बमबारी कर रही थी। इस सबके बीच ट्रंप को तुर्की की राजधानी अंकारा से उड़ान भरनी थी, वहां से जहां से ईरान के बॉर्डर की दूरी 1100 किलोमीटर के आसपास है। ईरान के जखीरे में ऐसी कई मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर की दूरी तक भी हमला कर सकती हैं, टारगेट को बर्बाद कर सकती हैं, उसके चिथड़े उड़ा सकती हैं। तो अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ट्रंप की सुरक्षा को लेकर अलर्ट थीं, कोई भी चूक नहीं होने देना चाहती थीं, और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इसीलिए उन्हें सीक्रेट प्लेन में बैठाकर अंकारा से रवाना किया गया था। I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप को सीक्रेट प्लेन तक पहुंचाने के लिए भी एक नाटक रचा गया, क्योंकि ट्रंप जिस एयरफोर्स 1 विमान में सवार हुए थे उसने अंकारा से उड़ान तो भरी थी, लेकिन ट्रंप उसमें नहीं थे। वो सिर्फ दिखावे के लिए उस प्लेन पर चढ़े थे और टेक ऑफ से पहले ही उतर गए थे खुफिया रास्ते से। उन्हें प्लेन के नीचे खड़े फिर एक केटरिंग ट्रक तक ले जाया गया था और फिर वहां से अमेरिकी वायुसेना के सीक्रेट प्लेन में रवाना किया गया था, ताकि ईरान को ट्रंप की उड़ान के बारे में भनक तक न लग पाए। इधर फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 10 साल के रिश्ते के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 10 साल तक रिश्ते में रहने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना के साथ शादी कर ली। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी शादी की खबर दी। शादी समारोह में उनके 5 बच्चों के साथ कई करीबी भी शामिल हुए। बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ अगले महीने खेली जाने वाली T20 सीरीज का ऐलान कर दिया। सीरीज में 3 मैच खेले जाएंगे। तीनों मैच 13, 15 और 17 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव और टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन के इस्तीफे की खबर ने शेयर बाजार को निराश कर दिया। सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी दिखी, लेकिन आईटी और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों ने बाजार को संभलने नहीं दिया। कारोबार बंद होने तक सेंसेक्स 187 अंक लुढ़क गया और निफ्टी फ्लैट बंद हुआ।